ले फिर आ गए। सब राज्य खुशे? हाँ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पत्र के प्रकार व पत्राचार शासन में पत्राचार कैसे करते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके आरओ के एग्जाम्स में पत्र वगैरह आते ही रहते हैं हिंदी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्र के प्रकार। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से समाज के अन्य दूसरे व्यक्तियों से जुड़ा होता है। ये संबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत, जिन्हें हम पर्सनल रिलेशंस कहते हैं ना, पर्सनल, किसी को चिट्ठी लिखते हैं, चैट्स करते हैं। पारिवारिक, इसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भाभी इत्यादि आते हैं ना, भौजी आती हैं इसके अंतर्गत। तो ये पारिवारिक हो गए, व्यक्तिगत हो गए। और व्यक्तिगत में, पर्सनल में मित्र को हम लिख सकते हैं, प्रेमी लिख सकते हैं, प्रेमिका को लिख सकते हैं, सखा को लिख सकते हैं अपने। तो ये व्यक्तिगत हो गए, ये पारिवारिक हो गए। संबंधी में किसको लिख सकते हैं? पारिवारिक तो कतई अपने जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पुत्र पुत्री हैं, उनको कि भाई कैसे हो, फीस वीस तो नहीं चाहिए, चाचा चाची से फीस मांग सकते हो, माता पिता को हालचाल बता सकते हो, भौजी से हालचाल ले सकते हो, है ना। और सास ससुर, ये संबंधी आ गए आपके, पहले व्यक्तिगत, पर्सनल, फिर पारिवारिक, फिर संबंधी। सास ससुर को फॉर्मली बताएंगे नाना नानी, मामा मामी, बहनोई, साले इत्यादि आदि हैं। हाँ, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिससे समाज के संचालन में सुविधा होती है। हमारे समाज जो है उसके संचालन में सुविधा होती है, ऐसे भी संबंध होते हैं। अथवा जो जीवन को गतिशील बनाने के लिए आवश्यक है। सेवक स्वामी जैसे, है ना। स्वामी को मिलना, गुरु शिष्य है, व्यवस्थापक है, मैनेजर है, कोई अधिकारी है आदि के साथ हमारा सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी जीवन के लिए इसे इस प्रकार के संबंधों की आवश्यकता होती है ना। तो है ना, तो सीधा संबंध नहीं होता, फिर भी इनसे संबंध रखना आवश्यक होता है। मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर वह अपने मनोभावों और अपनी आवश्यकताओं को इन संबंधियों पर प्रकट करता है। अपने जो मनोभाव हैं, है ना, क्या हम सोचते हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारी मनोवृत्तियां कह रही हैं, आपकी अपनी आवश्यकताओं को बताता है कि सरकार से हमें ये जरूरत है। भाई किसी सभासद को लेटर लिख सकते हैं कि हमारी साफ सफाई मोहल्ले की होनी चाहिए। अधिकारी को लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं बनी। सभासद या एमएलए एमएलसी को लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट तो हमारे संबंध में नहीं है, लेकिन इनसे हमारी आवश्यकता एक नागरिक के तौर पर पड़ती ही रहती है। यदि संबंधी निकट हुआ तब तो सीधे बातचीत के द्वारा समस्या हल हो जाती है, और यदि वह दूर है और अपनी समस्याओं और अपने भावों को लिपिबद्ध करके, लिपिबद्ध मतलब लिख कर के उसके पास भेजना पड़ता है, यही पत्र रचना पद्धति कहलाती है। मतलब पास है तब तो खूब बतिया लीजिए कि ये है वो है, 2 घंटे तक बात कर लीजिए, पूरी समस्या समझा दीजिए। लेकिन अगर दूर है तो इस समय तो चैट्स वगैरह हो सकती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर किसी को आप बात नहीं कर सकते ऐसे ना, तो उसको लिखकर एक फॉर्मेट के थ्रू ही आप उनको बताएंगे। आधिकारिक पत्र क्या होते हैं? आधिकारिक मतलब ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं? जो अधिकारियों के प्रति लिखे जाएं। अधिकारियों के प्रति लिखे जाएं मतलब वो किन्हीं डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं उनके प्रति लिखे जाएं, जैसे प्रार्थना पत्र है, किसी का रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद नौकरी के लिए आवेदन पत्र, है ना, एप्लीकेशन दे रहे हो, सुझाव सजेशन दे रहे हो, शिकायतें कंप्लेंट्स हो हमारी, तो ये जो अधिकारियों के लिए पत्र हैं, तो ये ऑफिशियल लेटर्स कहलाएंगे। शासकीय पत्र कैसे हैं? ठीक है, शासकीय पत्र ये शासन में काम आएंगे आपके, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स कैसे होंगे? तो जो किसी पदाधिकारी की ओर से अन्य की ओर से अथवा उसको लिखे जाएं, जो किसी पदाधिकारी की ओर से लिखे जाएं या उसको लिखे जाएं, इसके भी दो भेद हैं। जो पूर्णतः शासकीय कहे जाते हैं और जो शासकीय होते हुए भी व्यक्तिगत रहते हैं। मतलब या तो शासन पर पदाधिकारी किसी दूसरे पदाधिकारी को लिखे, या वो अपने ही व्यक्तिगत स्तर पर बात कर रहे हैं। जैसे एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर के समकक्ष जिले की नीतियों को जानना चाह रहा हो, या एक आईएएस ऑफिसर अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको कुछ सूचना अवगत कराना चाह रहा हो, तो ऐसे शासकीय पत्र कहलाएंगे, है ना। आधिकारिक पत्र जो आप ऑफिसर्स को लिखें, शासकीय जो शासन के अंतर्गत ही चल। अब देखिए अगले टाइप के कौन से पत्र हैं? व्यापारिक पत्र हैं, कॉमर्शियल पत्र, है ना, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हो, मतलब कि हमें किसी को सामान का ऑर्डर देना है,
ठीक है, तो व्यापारिक पत्र हो गए जो व्यापारिक मामलों के संबंध में व्यापारियों अथवा कंपनियों की ओर से लिखे जाते हैं। इस पत्र द्वारा हम व्यापारियों को किसी वस्तु के आदेश प्रेषित करते हैं। मतलब आदेश प्रेषित करना मतलब ऑर्डर प्रेषित करना कि हमें इतना ऑर्डर चाहिए। आदेश प्रेषित मतलब उसको आदेश नहीं देते हैं कि ये काम करो, ऑर्डर देते हैं कि हाँ ये माल हमें चाहिए। जैसे किसी बुक सेलर अथवा किसी कंपनी अथवा किसी फर्म को ऑर्डर दिए जाते हैं ना। तो हमने इस प्रकार कौन कौन से पढ़ लिए हैं? इस प्रकार हमने आधिकारिक पत्र, शासकीय पत्र देख लिए हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, संबंधी पत्र। व्यक्तिगत सबसे पहले जो पर्सनल हो, पारिवारिक हो, संबंधी पत्र हो। फिर उसके बाद आधिकारिक पत्र देख लिए जो ऑफिशियल है, शासकीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के होंगे। फिर व्यापारिक पत्र देखे। चलिए अब पत्रों के प्रकार हमने इस प्रकार से देख लीजिए। पहला हो गया व्यक्तिगत पत्र, है ना, जो पर्सनल लोगों को लिखे जाए, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका। पारिवारिक पत्र कौन से हो गए? माता पिता को, भाई बहन को, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, भाभी। संबंधियों को पत्र सास ससुर हैं, ठीक है। फिर आधिकारिक पत्र हो गया जो अधिकारियों को संबोधन हेतु लिखे जाए, ऑफिसर्स हैं, है ना। प्रार्थना पत्र, सुझाव पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, क्षमा पत्र इसमें आएंगे। फिर शासकीय पत्र जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हो, तो एक सरकारी पदाधिकारी द्वारा दूसरे को लिखा गया पत्र, तो है ना, जैसे बताया था आईएएस अधिकारी अपने ऊपर हाई लेवल के अधिकारी को बताया। व्यापारिक पत्र कौन होंगे? कॉमर्शियल, जैसे व्यापारिक कंपनियों आदि के बीच पत्राचार, व्यापारिक कंपनियों के बीच एक दूसरे को ऑर्डर जो देते हैं। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 प्रकार के पत्रों का हमने अध्ययन किया। अगला देखते हैं पत्र लेखन के अन्य प्रकार कौन से हैं। अन्य भी कुछ प्रकार हैं, जैसे शोक पत्र, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक पत्र भेजा जाता है। अभिनंदन सम्मान सूचक पत्र होता है, अभिनंदन करते हैं कि हाँ आपको सम्मान, बड़ी खुशी हुई जानकर कि तुम प्रथम आए हो, ऐसा करके अभिनंदन पत्र। धन्यवाद पत्र, है ना, कि हमें कोई चीज रिसीव हो गई उसके बाद हमने उन्हें थैंक्स लेटर लिखा। बधाई पत्र, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, है ना। निमंत्रण पत्र, जैसे शादी का निमंत्रण, मुंडन का निमंत्रण, बर्थडे का निमंत्रण, इस तरीके का। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जैसे आप जानते ही हैं कि कोई भी सूचना, किसी रोजगार की सूचना जो प्रेस में प्रकाशित हो, न्यूज़पेपर में हो, तो इस प्रकार के पत्र। पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं? कौन से तत्व हैं जिनको पत्र लेखन के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए? आवश्यक तत्व, ठीक है। सबसे पहला तो होना चाहिए उद्देश्य। किस उद्देश्य से हम, उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है? तो प्राथमिक तत्व क्या हो गया ये। फिर शैली, संबोधित व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी हम शैली का प्रयोग करें, जैसे जिस प्रकार हम प्रेमी को प्रेमिका को लिख सकते हैं उस प्रकार हम अधिकारी को नहीं लिख सकते हैं, तो वो भाषा शैली का हमें सही देखना चाहिए। फिर सहजता होनी चाहिए, पत्र ज्यादा ही कठिन भाषा में ना हो, शिष्टाचार हो, है ना, शब्दों में शिष्टाचार हो, तुम और ऐसा नहीं वर्डों का प्रयोग हो सकता है। व्याकरण का सही ध्यान हो, है ना। फिर उसके बाद सुलेख हो, मतलब कि अच्छी, पत्र की प्रभावी बनाने हेतु अति आवश्यक है, मतलब कि एक सुलेख अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ हो। प्रारूप होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, पत्र में संबोधन के अनुरूप शासकीय पत्रों हेतु विशिष्ट भाषा शैली, प्रारूप का पालन किया। प्रारूप मतलब कि यहाँ पे प्रारूप का मतलब है फॉर्मेट, है ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर संक्षिप्तता, मतलब ब्रीफ में होना चाहिए, ये नहीं कि आप 10 पन्नों का लेटर लिख दें जिससे अधिकारी देख के ही कहते हम इसे बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ब्रीफ में होना चाहिए लेटर, जो भी आवश्यक चीजें हों उनको तुरंत संक्षिप्त में लिखें। विनम्र और गरिमामय भाषा का प्रयोग हो, ठीक है। तो ये मुख्य तथ्य हो गए आपके। अब हम पत्र के भाग देख लेते हैं, कौन कौन से पत्र के भाग होते हैं, कितने, मतलब एक कोई लेटर लिखेंगे तो उसमें क्या पार्ट होंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो भाग आएगा, जो पार्ट होगा लेटर का वो होगा आरंभ, मतलब कि शुरुआत जो लिखेंगे इस तरीके से एक पहले पैराग्राफ में, दूसरे में मध्य भाग में लिखेंगे ऐसे, और तीसरा अंत कंक्लूजन लिख देंगे कि ये अच्छा धन्यवाद है आपको और ये सम्मान प्रेषित करने का, उपयुक्त सम्मान प्रेषित करने का कष्ट करें। तो आरंभ में क्या होगा, अभिवादन होगा, दिनांक स्थान वगैरह होगा, एड्रेस होता है अगर उसमें फॉर्मेट में तो वो होगा। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य जो होगा वो मध्य भाग में तुरंत लिख देंगे आप कि इस हमें फीस जमा करनी है पिताजी, इसलिए हमें ऐसा ऐसा धन प्रेषित किया जाए। फिर महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाए, क्योंकि आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने जो है परीक्षा में 70% मार्क्स
प्राप्त किए हैं, ऐसा अवगत करा दो। अंत में अतः आपकी स्वास्थ्य की सब कामना करते हुए आप उपयुक्त बताए गए धन को शीघ्र प्रेषित करें। इस तरीके से आरंभ, मध्य और अंत होगा। प्रेषक का विवरण, ठीक है, अंत में क्या होगा? प्रेषक का विवरण, जिसने लिखा है कौन है, अपेक्षाएं क्या है, धन्यवाद, और फिर उसके बाद मंगल कामना करिए, ठीक है, और आदि का समावेश कर दीजिए। बस ये हो गया पार्ट आपके। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग को देख लेते हैं हम, शासकीय पत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स के क्या क्या टाइप हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है शासनादेश, जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर आते हैं, जिन्हें हम जीओ कहते हैं। कि देखिए उस साइट पे जाके, मतलब UPSSC की साइट पे जाके, या नगर पालिका की या लोकल बॉडीज की साइट पे जाके, लोकल बॉडीज की साइट, नगर पालिका की साइट होती है, जिसमें जीओ निकलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर की, ये टंकी बनाने के लिए इतना आदेश है, ये टेंडर निकला है, ये टेंडर निकला है, तो इनको जीओ कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं। ये शासनादेश होते हैं जो शासन की साइट्स पर आते ही रहते हैं। और अर्धशासकीय पत्र होते हैं जो डेमी ऑफिशियल्स होते हैं, जिन्हें डीओ कहते हैं। ये जीओ होते हैं, ये डीओ होते हैं, तो ये अर्धशासकीय पत्र होते हैं। फिर परिपत्र होते हैं जो सर्कुलर, अच्छा डेमी ऑफिशियल कहते हैं जो एक ही शासन के अंदर का ही घूमते रहते हैं। मतलब ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर जो होता है जो पब्लिक के लिए भी ओपन होता है, मतलब ये एक तरीके का ब्रॉडकास्ट लेटर हो गया। और जो डेमी ऑफिशियल्स होते हैं ये एक शासन से दूसरे शासन को भेजे जाएंगे, जैसे समाज कल्याण शासन से वित्त विभाग को भेजे जाएंगे इतना फंड की आवश्यकता में, इस तरीके का कोई डेमी ऑफिशियल अर्धशासकीय पत्र हो जाएगा। और परिपत्र क्या होगा? सर्कुलर लेटर, जो एक ही शासन में सर्कुलर कर दिए जाएं या अन्य विभागों में सर्कुलेशन किया जाए, इनका सर्कुलर लेटर परिपत्र होगा, है ना। फिर कार्यालय आदेश होता है, ऑफिस मेमोरेंडम होता है, कार्यालय स्मृति भी इसे कहते हैं। अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे इन दिनांक पर छुट्टी होगी, अवकाश होगा या ऐसा ऐसा काम होगा, तो ये अधिसूचना होती है। संकल्प पत्र, रेजोल्यूशन होता है कि हाँ हमें इतना काम खत्म करना है, ये हमारा टारगेट है, ऐसा कुछ, ये संकल्प पत्र होते हैं जो प्रकाशित किए जाते हैं। अब 7वां देख लेते हैं, अनुस्मारक पत्र होते हैं, जिन्हें रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर की मतलब कि ये काम होना था और आपने इस काम को पूरा नहीं करवाया है, तो इसके प्रति हम रिमाइंडर भेज रहे हैं। मतलब एक शासन से दूसरे शासन को रिमाइंडर भेजा जा सकता है ना। जैसे शिक्षा विभाग से रिमाइंडर जा सकता है ऊपर, या ऊपर से विभाग से आ सकता है ना, या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन को रिमाइंडर जा सकता है। अनुस्मारक पत्र कि ये काम होने को आपसे कहा था 1 साल पहले, अभी तक नहीं हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति होती है, जो हम जान ही चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई टेंडर पास होना है तो उसकी प्रेस विज्ञप्ति अगले न्यूज़पेपर में छप जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोरोना के प्रति लोगों को जागृत करना है कि वैक्सीन ऐसे ऐसे लगेंगी, तो उसको प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कॉलम में बता देंगे। फिर प्रस्थांकन पत्र, इंडोर्समेंट लेटर होता है। निविदा होती है, टेंडर जिसे हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू ही निविदा, और न्यूज़पेपर में भी टेंडर्स निकाले जाते हैं, जैसे आप देखते ही रहते हैं, रेलवे के टेंडर, नगर पालिका की टेंडर, जल निगम की टेंडर। प्रस्ताव होता है, रेजोल्यूशन। तार होते हैं, टेलीग्राम। और अशासकीय पत्र होते हैं, अनऑफिशियल लेटर्स होते हैं। द्रुतगामी पत्र होते हैं, एक्सप्रेस लेटर्स होते हैं। सरकारी पत्र, शासकीय और राजकीय शासनादेश। सरकारी पत्र होते हैं, अब इनके हम देख लेते हैं। सरकारी पत्र किस तरीके के होते हैं? शासकीय पत्र होते हैं, राजकीय पत्र होते हैं और शासनादेश होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं, या राजकीय या शासकीय, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो सरकारी पत्र निम्नलिखित प्रकार के पत्राचारों में प्रयुक्त होते हैं। सरकारी जो पत्र हैं वो निम्नलिखित प्रकार के पत्राचारों में प्रयुक्त होते हैं। एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश के सरकार को, तो ये भी सरकारी पत्र ही हुआ, शासकीय राजकीय हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों या राज्यों को, मतलब गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कई राज्यों को दे सकती है, कई स्टेट्स को दे सकती है, या किसी एक स्टेट को ही भेज सकती है पत्र। फिर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश के सीएम ने, स्टेट ने वैक्सीन की उपलब्धता के लिए सेंट्रल को चिट्ठी लिखी, या ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी, या केजरीवाल जी चिट्ठी लिखते रहते हैं, तो ये राज्य सरकार द्वारा होगा। फिर राज्य सरकार द्वारा दूसरे राज्य या कई अन्य राज्यों को, एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे विभाग या कई विभागों को, ठीक है, इस तरीके के ये सरकारी पत्र हैं।
अगला टाइप क्या हो सकता है, एक सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय या विभाग को सरकारी प्रयोजन हो तो लिखे जाने वाले समस्त पत्र जो किसी पदाधिकारी द्वारा दूसरे पदाधिकारी या सामूहिक रूप से कई पदाधिकारियों को संबोधित कर लिखा जाता है, शासकीय पत्र कहलाते हैं। यही शासकीय पत्र है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या हैं। एक सरकारी पत्र होता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। पूर्णतया औपचारिक व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं होता इसमें कि मम्मी पापा कैसे हैं या आपकी भाभी जी कैसी हैं। औपचारिक होता है, जो भी कार्य के संबंधी बातें होती हैं उन्हीं को ही लिखा जाता है। निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। सरकारी पत्र के प्रकार के अनुसार ही प्रारूप निश्चित होते हैं। जैसा सरकारी पत्र होगा, अगर डेमी ऑफिशियल होगा तो उस हिसाब से लिखा जाएगा, अगर करिकुलम होगा, सर्कुलर होगा तो उस हिसाब से, अगर अध्यादेश वो नोटिफिकेशन होगी तो उसका प्रारूप वो फॉर्मेट अलग होगा। तो जैसा जिसका फॉर्मेट होगा उसी प्रारूप में ही वो लिखा जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला देख लेते हैं, उपनियम तथा तत्परक सामग्री को समाहित करता है। सरकारी पत्र राजभाषा व वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है ना। राजभाषा जो भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि हमारी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी है और उर्दू है, तो उसी भाषा में लिखा जाएगा अगर जहां पर जैसा आदेश होगा, और राजभाषा में लिखा जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें आदेश या सूचना प्रस्तरवर पैराग्राफ, प्रस्तरवर का मतलब पैराग्राफ वाइज होती है, क्रमांक अंकित किया करते हुए लिखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बैनामा वगैरह होता है या कुछ होता है तो उसमें 1 2 3 करके जो भी फैक्ट्स होते हैं कि ये हमारी शर्तें हैं, और कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें क्रम वाइज क्रमांक नंबर से इनका जो है ब्यौरा लिखा जाता है। यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली की मतलब ऐसा लिखा जाता है कि मतलब कि पार्टी नंबर 1 कहती है, पार्टी नंबर 2 कहती है ना, इस तरीके से लिखा जाता है। मैं कहता हूं ऐसा लिखा जाता है कि फलाना मतलब ये अधिकारी ये कहते हैं, इस तरीके से। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। संक्षिप्तता का मतलब ब्रीफ कितना होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाता है। कम से कम शब्दों में आवश्यक निर्देश, निर्णय, आदेश, नीति निर्णय, समस्या निदान को तर्क संगत एवं विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, शासकीय पत्र की संरचना कैसी होती है। शासकीय जो पत्र होती है उसकी संरचना क्या होती है, इसको देख लेते हैं। सरकारी पत्र मुख्यतः 5 भागों में विभाजित होता है। क्या होते हैं 5 भाग? एक तो पत्रांक होता है, किसका नंबर कितना है, पत्र संख्या, अनुभाग, वर्ष, तिथि, स्थान, ये डिटेल्स होती हैं, है ना। कि जैसे पत्र संख्या लिखा जाता है 331 नंबर का ये नोटिफिकेशन है, ये आता है आपका यूपी SSSC का ये नंबर नोटिफिकेशन है ना। फिर अनुभाग किस अनुभाग में है, वर्ष और तिथि। मान लीजिए 2019 में वैकेंसी आई या 20 में आई तो वो वर्ष है, तिथि है, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है ना। फिर संबोधन, प्रेषक कौन है, प्रेषित कौन है, और विषय संबोधन क्या है। मुख्य भाग होता है, प्रसंग, भूमिका होती है, तथ्य कारणों का उल्लेख होता है, और परिसमाप्ति होती है, निष्कर्ष होता है। निर्देश, अनुरोध, निष्कर्ष, समापन होता है भाग में, संरचना में। पृष्ठांकन होता है कि पृष्ठ संख्या लिखी गई होती है। अगला देखते हैं, शासनादेश जियो का प्रारूप क्या होता है। जो जियो प्रकाशित होते हैं गवर्नमेंट साइट्स पर, उसमें पृष्ठ संख्या लिखी होती है। देखिए पहले नंबर पर यदि 1 से अधिक पृष्ठ हो तो उसमें सबसे ऊपर मध्य में लिखी होगी, ऐसे करके पृष्ठ संख्या मध्य में, सेंटर में। फिर प्रेषक इधर लिखा होता है, कॉमा लगाना अनिवार्य है यहाँ पे। जैसे सेवा में के बाद कॉमा होता है, जैसे उसी अनुसार यहाँ प्रेषक के बाद कॉमा लगाना अनिवार्य है। प्रेषक के नाम के आगे कोई संबोधन नहीं होगा कि श्री, श्रीमान, ये नहीं होगा, है ना। जो भी होगा विनोद कुमार गुप्ता, ऐसे, ये श्री, श्रीमान, महोदय, ये नहीं लिखा होगा यहाँ पे। फिर सेवा में देखिए कॉमा लगाना आवश्यक है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है कि ये पूरा नाम लिखा और उसके बाद ये फुल स्टॉप लगा, ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है। फिर चिकित्सा अनुभाग लिखा है, विषय लिखेंगे, लखनऊ दिनांक लिखेंगे। शासन के संबंधित अनुभाग का नाम यहाँ पे लिखा गया, चिकित्सा विभाग है, नगर पालिका विभाग है, सिंचाई विभाग है, कि किस विभाग का ये काम है। फिर पत्र संख्या सबसे ऊपर लिखी होती है कि ये इतना नंबर 31 नंबर पत्रांक है, 2019 है, ये है डिटेल है ना, जो सेक्शन वाइज होगा वो संख्या यहाँ पे लिखी होगी।
और फुल विषय लिखने के बाद फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद महोदय करके पूरी सूचना होगी कि ऊपर के विषय के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि, और फलाना फलाना 1 2 3 करके लिख दिया, इधर फुल स्टॉप लगा दिया। पहले पैराग्राफ में क्रमांक नहीं लिखा जाएगा, जहां आप शुरुआत करेंगे वहां क्रमांक नहीं होगा, उसके बाद से क्रमांक होगा। और संलग्नक उपरोक्तानुसार अगर पत्र के साथ कोई संलग्नक भेज रहा है तो लिखना जरूरी है कि हमने यहाँ पे मार्कशीट भेजी है, या यहाँ पे फैक्ट्स की कोई रिपोर्ट भेजी है ना, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है, या कोई रिपोर्ट रिसर्च हुई थी, है ना, सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट कोई संलग्न है, या कोई लिस्ट है लोगों की, वो संलग्न होगी। फिर संख्या होगी यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। अभी आप सिंपल में एक पत्राचार देख रहे हैं जिसमें संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 4073 संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद 5/7/2014, 5/7/2014 का मतलब जुलाई, 5 जुलाई 2014 को प्रकाशित है ना, डेट लिखी है। संख्या इसी में ही, यही संख्या कही जाती है पूरी पत्र की। फिर प्रेषक के बाद कॉमा लगाया, और फिर अरविंद कुमार प्रमुख सचिव हैं, उत्तर प्रदेश शासन में है। उसके बाद फुल स्टॉप देखिए लगाना जरूरी है। फिर सेवा में, फिर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, लेकिन इन्हें लगाया नहीं, इनकी नौकरी जानी चाहिए। समस्त जिलाधिकारी कॉमा, फिर उत्तर प्रदेश शासन, फिर फुल स्टॉप। फिर चिकित्सा अनुभाग देखिए 7, कौन सा अनुभाग है? 1 है, 2 है, कौन सा अनुभाग है? तो 7 है। विषय क्या है? पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण। क्षय नियंत्रण मतलब वो हो गया है, क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोगियों को, टीबी रोगियों को निक्षय केस बेस्ड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में, मतलब जैसा केस हो वैसा ही इनका ऑनलाइन डाटा पोर्टल तैयार किया जाए, उसमें इनकी प्रविष्टि की जाए कि कौन सा पेशेंट किस तरीके का है। और देखिए यहाँ पे स्थान लिखा है, दिनांक लिखा हुआ है। महोदय आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, रूरल और अर्बन का मतलब शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के जनपदों में पुनरीक्षित, शब्दावली देखिए, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना, मतलब अधिसूचना का मतलब नोटिफिकेशन, इंग्लिश में आएगा तो लिखा होगा नोटिफिकेशन संख्या, नोटिफिकेशन नंबर जेड, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा जेड 28015/2/2012 टीबी, है ना। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, पत्रांक संख्या क्या, अधिसूचना संख्या, ये नंबर लिखा हुआ है, जो कि उस संख्या में, उस पत्र में जो ये प्रकाशित हुआ उसमें यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब इसका रेफरेंस अगर अगले लेटर में दिया जाएगा तो ये पत्रांक संख्या ये लिखी जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? जब अगला लेटर होगा और इस लेटर का रेफरेंस दिया जाएगा तो ये वाली पत्रांक संख्या लिखेंगे। और दिनांक 7 मई में दिए गए निर्देशों के क्रम में कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त सरकारी निजी क्षेत्रों में निदान एवं उपचार प्राप्त कर रहे 6 रोगियों का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है ना। सॉफ्टवेयर पे पंजीकरण का मतलब, यहाँ पे पंजीकरण का मतलब क्या हो गया? पंजीकरण का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन कराना जाना अनिवार्य है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के स्तर से 26/3/2014 को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति, लेकिन प्रेस न्यूज भी दे रखी है इन्होंने। और ये क्या है? एक रिमाइंडर है, दोबारा, मतलब पहला जो आदेश था उसके संबंध में दोबारा ये भेजा जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग, मतलब सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस अनुभाग डिपार्टमेंट से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में समस्त सरकारी निजी क्षेत्रों में उपचार प्राप्त कर रहे समस्त 6 रोगियों, एक एक वर्ड भी देखते जाइए, रोगियों, एक एक शब्दों का लिपि भी देखते जाइए, क्या पाई मात्राएं हैं जो कि आपकी आ सकती हैं। रोगियों से संबंधित आंकड़ों का निश्चय केस बेस्ड वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में 100% अंकन किए जाने हेतु मिशन निदेशक, है ना, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश को पूर्व में भी निर्देश दिए जा चुके हैं, परंतु कार्यक्रम की समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि कतिपय, मतलब समीक्षा हुई है दोबारा, उसका क्या हुआ? रिव्यू हुआ है, रिव्यू कमेटी बैठी, समीक्षा हुई कि कार्यक्रम के अंतर्गत 6 रोगियों से संबंधित आंकड़ों का निश्चय प्रविष्टि 50% भी कम है। मतलब अगर 100% है, 100 मरीज हैं तो 50% का ही डाटा रजिस्टर्ड हो पाया है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाना अपेक्षित है। जनपद में सभी चिकित्सीय सुविधा केंद्र, हेल्थ फैसिलिटीज
सरकारी हो या निजी हो, जो क्षय रोगियों की जांच और उपचार कर रहे हैं उनका निश्चय में पंजीकरण किया जाए, ये पहला है काम। और जनपद के समस्त क्षय रोगियों सरकारी निजी संबंधित आंकड़ों का निश्चय में अंकन किया जाए, ये काम है। दूसरा, अतः आपसे अपेक्षा है कि विशेष रूप से इस पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शाए गए जनपद जिनकी तृतीय त्रैमास, एक एक वर्ड भी देखिए, तृतीय त्रैमास 2014 में निश्चय प्रविष्टि 50% से कम है, जनपद हापुड़, संभल, शामली, अमेठी को छोड़कर अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें कि जनपद के समस्त क्षय रोगियों से संबंधित आंकड़ों का सरकारी निजी क्षेत्रों अंकन मतलब टाइपिंग करें, अंकन कर दें, मतलब डेटा एंट्री कर दें, का निश्चय में अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। संलग्न यथोक्त, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, यथा उक्ति ऊपर लिखा हुआ है वही संलग्न नीचे है। अब भवदीय कौन है यहाँ पे? अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी। इंग्लिश में होगा तो यहाँ पे लिखा होगा चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार। अच्छा, संख्या लिखी हुई है ना। फिर प्रतिलिपि, इसमें क्या क्या प्रतिलिपि मतलब कॉपीज क्या क्या है, मतलब प्रतिलिपि जो है निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ये जो प्रतिलिपि है, इस ऊपर पत्रांक जो भी लिखा हुआ है विषय, उसको निम्नलिखित सूचनार्थ, सूचना देने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु तो इन लोगों को भेजी गई है। किसको? मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश। मतलब ये भी पता चल जाए, जैसे हम ईमेल भेजते हैं तो उसमें लिखा होता है BCC, मतलब इनको भी कार्बन कॉपी भेजी गई है BCC, और जिसको मेल डायरेक्ट भेजी गई है वो होता है CC, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इन लोगों को भी पत्रांक भेजा गया है, ऐसा ना कहें कि बाद में हमको नहीं मिला। आज्ञा से विनोद कुमार उप सचिव मतलब डिप्टी सेक्रेटरी। अब अर्ध सरकारी शासकीय पत्र जो है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं, किस तरीके से इनका क्रियान्वयन होता है ना। अर्धशासकीय सरकारी पत्र जो होते हैं, डेमी ऑफिशियल जिन्हें कहते हैं, लेटर या डेमी ऑफिशियल, ऐसे DO कहते हैं। तो देख लीजिए, अपने समकक्ष मतलब बराबर का जो भी हो, अपने से कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रस्तावित कार्य शीघ्र निपटाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा में मतलब गवर्नमेंट लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। अर्थात अर्ध सरकारी पत्र उस पत्र को कहते हैं जो सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी भाषा में लिखा जाता है। अर्ध सरकारी क्या है कि जो सरकारी अधिकारियों के मध्य जो बातें चलती हैं, जो पत्रांक चलता है, उसे भाषा सरकारी होती है उसकी। शासकीय पत्र का यह रूप सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी, सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है, मतलब अनऑफिशियल होता है। टोटली ऑफिशियल नहीं होता है, अनऑफिशियल होता है। इन पत्रों को प्रयोग करते निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके लिए इन पत्रों का उपयोग होता है? तो पहला है सरकारी कार्यविधि की औपचारिकता के बिना ही अधिकारियों द्वारा परस्पर विचार विनिमय करने हेतु, मतलब सरकारी कोई कार्यविधि ना हो कि सीधे आप कंप्लेन कर दे जाके, उससे पहले आप कह दें कि आपने ये काम कहा था, ये काम नहीं हुआ है, दिशा निर्देशों के अनुसार अतः इन्हें करवाने का प्रयत्न करें, अन्यथा आप पर उचित कार्यवाही होगी या ऐसा होगा। तो पहले ही बता दें, जब पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी विशेष विषय पर आकृष्ट करना हो, भाई कोई बाबू है या ये चीज है, उस पे आप वो लगा सकते हैं कि आपका जो है 1 महीने का वेतन रोका जा रहा है ये कार्यों के लिए, इस पर आप जवाबदेही अपनी तय करें और दोबारा, है ना। तो जो हायर ऑफिशियर है वो बाबुओं को उनकी वेतन रोककर ऐसा ऑफिस लेटर जारी कर सकता है। जब पत्र प्राप्तकर्ता के कार्यालय में उक्त विभाग की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब किया हो, अनुस्मारकों के भिजवाने के बाद भी उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तब कि हमने कई सारी चीजें आपको भिजवाए, रिमाइंडर भिजवाए, पर आप जो है इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अतः हम इसको आगे करेंगे अगर आपने इस बार एक्शन नहीं लिया। ऐसा भी आप धमकी भरा हुआ पत्र लिख सकते हैं, है ना। अगला क्या है? जब प्रेषिती या उसके कार्यालय को अभिमत उसके विभागीय अनुदेश, निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने की जरूरत हो, है ना। अर्ध सरकारी पत्र में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है,
मतलब वो कठोर भाषा भी तय कर सकता है, हल्की भाषा भी बोल सकता है। तो इस भाषा में इस अर्ध सरकारी जो पत्र होता है इसमें व्यक्तित्व के वो स्ट्रिक्ट है कि कैसा है, तथा दूसरे व्यक्तित्व पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है। बात समझ रहे हैं कि जैसे एक डीएम साहब हैं और वो बाबू या अपने कनिष्ठ अधिकारियों को अगर उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहें तो वो तुरंत कह देंगे कि आपकी 1 महीने की तनख्वाह रोकी जा रही है और इन इन विभागों में जो आपने ये घपले किए हैं आप तुरंत इस पर हमें कार्यवाही के लिए जो है बताएं। तो इससे डीएम का व्यक्तित्व नजर आता है कि वो कितना सजग है और कितना ईमानदार है, और वो उनके व्यक्तित्व पर, जो कनिष्ठ अधिकारी उनके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालेगा कि भाई अब कोई गलत काम नहीं करना है ना। इस तरीके से रचना शैली देख लेते हैं, क्या शैली में ये प्रयोग होता है। तो अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है ना, मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय, प्रियवर, प्रीषी, प्रियश्री 000 जी मतलब नाम, 00 नहीं, यहाँ पे नाम होगा, प्रिय महोदय आदि लिखे जाते हैं। इसमें रचना शैली ऐसी प्रयोग हो सकती है। स्वनिर्देश में आपका मतलब ये आप पहले तो प्रिय प्रिय कर दें और उसके बाद जो है अपनी डांट वाली भाषा में उनको डांट भी सकते हैं। स्वनिर्देश में आपका, आपका सद्भावी और आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि आपका सद्भावी और इस डिपार्टमेंट में ये गलत काम हो रहे हैं और कृपया इनका संज्ञान लें, और आपका उत्तम नागरिक मतलब आपका नागरिक, आपके जिले का, बस अपना नाम न डालें, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें प्रेषक अधिकारी केवल अपना हस्ताक्षर करता है, पदनाम का उल्लेख नहीं करता। बात समझ रहे हैं? हस्ताक्षर के बाद पत्र की बाईं और प्रेषिती का नाम, पदनाम का पूरा पता लिखा रहता है। अर्धशासकीय पत्रों की भाषा आदर सूचक होती है। जो अर्धशासकीय डेमी ऑफिशियल होते हैं, डीओ, ये आदर सूचक होती है, सम्मान सूचक होती है, और उनमें आदेशात्मक वाक्यों का प्रयोग कदापि नहीं होता है। शीर्षक वाले भाग में के पृष्ठ दाईं ओर पत्र संख्या, कार्यालय का नाम, पता और तारीख ही लिखी जाती है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पता नहीं लिखा जाता। अर्धशासकीय पत्र पर पता लिखते समय व्यक्तिगत नाम का प्रयोग होता है। गोपनीय विषयों में लिफाफे पर गोपनीय शब्द मतलब क्या गोपनीय होता है? सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, ऐसे लिखा होता है। अब अर्धशासकीय पत्र देख लेते हैं। ठीक है, इसकी सरकारी प्रयोजनों में किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखे गए पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। जो ऊपर हम डेमी ऑफिशियल पढ़ रहे थे उसी का ही ये दूसरा परिभाषा दी हुई है, मतलब उसी परिभाषा को और डिटेल में दिया गया है। इस पत्र का उद्देश्य किसी बात की ओर विशेष ध्यान दिलाने, आपस में विचार विमर्श करने, सूचना का आदान प्रदान करने, कार्य की शीघ्रता को ध्यान में रखकर ऐसे पत्र संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। आत्मीयता इस पत्र की प्रमुख विशेषता, मतलब आत्मीयता, भवदीय और प्रिय और श्री श्री करके लगा दिया। इस भाषा में अनौपचारिक होती है, इसकी भाषा अनौपचारिक होती है। इस पत्र में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, मतलब मुझे कहने का निर्देश हुआ है आदि औपचारिक शब्दों से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र को अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जाता, मतलब अपने से श्रेष्ठ को नहीं है भवदी भवदी और श्री श्री लगा देंगे, बराबर में। इसका प्रयोग सामान्यतः समकक्ष अधिकारियों के बीच होता है। बात समझ रहे हैं कि ये ऊपर वालों को नहीं आप श्री श्री मठाधीश लिख देंगे, आप समकक्ष में काम कर सकते हैं। अर्धशासकीय पत्र को व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, जिस कारण प्रेष्य प्रेषिती इस पत्र को स्वयं खोलता है, जिससे इसमें गोपनीयता बनी रहती है। इस कारण गोपनीय विषयों के लिए इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। मतलब कोई गोपनीय विषय अगर बनाना हो तो अपना नाम डाल के लिखेंगे कि मैं फलाना फलाना, ये नहीं कि अधिकारी की पोस्ट लिख दें आप। अर्धशासकीय पत्र में संबोधन प्रिय प्रिय से लिखा जाता है। शासकीय पत्र की तरह इसमें संलग्नक और पृष्ठांकन नहीं होता, मतलब ये पृष्ठांकन और ये फैक्ट वगैरह नहीं होते हैं शासकीय पत्रों की तरह। इन पत्रों में अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं होता है कि जैसे लिखा होता है कि ये आदमी और ये आदमी, इन दोनों के बीच में कोई बात, ऐसा नहीं, मतलब डायरेक्ट अपने को लेके कि मैं, बल्कि इसमें उत्तम पुरुष में व्यक्तिगत और मैत्री भाव में लिखा जाता है। अधोलोक में भवदी का प्रयोग ना होकर भवनिष्ठ का प्रयोग होता है। अब अर्ध सरकारी पत्र के अंग व भाग देख लेते हैं। अभी तक हम सरकारी पत्र देख रहे थे, अब हम डीओ का सब कुछ देख रहे हैं। तो इसका पत्र शीर्ष मध्य भाग में अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखी जाती है। इसके बाद बाईं और प्रेषक अधिकारी का नाम, पदनाम लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे दाईं और स्थान व
नीचे दाईं ओर, मतलब ये ऐसे लेटर है तो इधर दाईं ओर स्थान दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद मध्य में किसी अर्धशासकीय पत्र में विशेष संक्षिप्तता में लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद निकटता सूचक शब्द प्रिय प्रियशी लिखकर पत्र का आरंभ किया जाता है। यहाँ पे महोदय, प्रिय प्रिय, मेरे प्रिय मित्र, समापन सूचक और भवनिष्ठ लिखकर पत्र, मतलब ये समकक्ष में आप ये कर सकते हैं, पर उच्च अधिकारी को प्रिय नहीं लिख सकते हैं। समकक्ष जो अधिकारी होते हैं सेम कैडर के, उनके मध्य बात होती है। तत्पश्चात बाईं और प्रेषक और प्रेषिता का नाम और कार्यालय का पता लिखा जाता है। मतलब जैसे 2 अधिकारी यहाँ, ये अधिकारी उन्होंने लबसना में लाल बहादुर शास्त्री में 7 साल ट्रेनिंग की है ना, तो वो आपस में भवदीय, मेरी प्रिय मित्र, टीना डाबी और दूसरा किसी ने लिखा हो ना, उन्हीं के समकक्ष में जो कर रहे हैं तो वो भवदीय लिख सकते हैं। अब कोई नई नीचे एसएससी का कर्मचारी है और वो टीना डाबी को प्रिय मित्र नहीं लिख सकता है। बात समझ रहे हैं आप? यही है मजा पढ़ाई। तो ये देखिए अर्धशासकीय पत्र है, पत्र संख्या इसमें लिख दी गई है हल्की फुल्की, काखागा जिलाधीश है ना, और जिलाधीश कार्यालय इलाहाबाद, दिनांक लिखा हुआ है। प्रिय श्रीवर, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्रों के बीच हिंसा को रोकने के संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, पार्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। ये फला आदमी और ये फला आदमी, मतलब फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का प्रयोग नहीं हुआ। मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, अतः कृपया आप 15 अगस्त 2015 को अपराह्न 3 बजे मेरे आवास पर आने का कष्ट करें। उक्त तिथि की असुविधा के संबंध में पूर्व सूचित करें। ठीक है, श्रीवर पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद। अब भवनिष्ठ हस्ताक्षर सीधे कर दिए ऐसे करके, है ना, काखागा फिर लिख दिया। तो ये जिलाधीश जी जो है वो पुलिस अधीक्षक को, एसपी को ये बता रहे हैं श्रीवर। तो ये एक डेमी ऑफिशियल भी हो गया और इन्होंने अपना काम भी कह दिया कि भाई हमने आपको लेटर भेजा था, और ज्यादा उसमें अगर दे दें तो वो आदेश हो जाएगा। तो इसलिए काम भी हो गया और आदेश भी नहीं हुआ, तो वो अपना व्हाट्सएप करके मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।